Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? आपने अभी तक वित्तीय लेखांकन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अध्ययन किया है, जिसमें हम एक वित्तीय वर्ष के लिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना करके उस व्यापारिक संस्था का लाभ हानि और एक निश्चित तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति का हम ज्ञान करते हैं या पता लगाते हैं। लेकिन प्रथम वर्ष की विश्व युद्ध मंदी के पश्चात जो विश्वव्यापी मंदी हुई, उसके बाद केवल किसी व्यापार का लाभ हानि ज्ञात करना और उसके आर्थिक स्थिति की जानकारी ले लेना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखने के लिए हमें हमारे द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों में निरंतर सुधार करना, उसकी लागत में कमी लाना और अपने माल को अधिक से अधिक क्षेत्रों में और अधिक से अधिक मात्रा में बेचना और लागतों को नियंत्रित करना, इन सब की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि उस समय के बाद उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसके बढ़ते प्रभाव के कारण इन सब बातों का होना भी आवश्यक हो गए। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों के लिए जो वित्तीय लेखे हैं वो आपको कोई सहायता प्रदान नहीं करते। तो वित्तीय लेखांकन की इन्हीं सीमाओं को दूर करने के लिए लेखांकन की एक नई शाखा के रूप में हमने लागत लेखांकन को बढ़ावा दिया और लागत लेखांकन का जन्म इसकी कमियों को दूर करने के लिए हुआ। तो लागत लेखांकन केवल लाभ हानि और आर्थिक स्थिति की जानकारी देता था, आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में जानकारी नहीं देता था, उसकी कॉस्ट कंट्रोल करना, इन सब की जानकारी नहीं देता था। तो उसके लिए हमें इस कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी। बाद में कई कंपनियों के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य भी कर दिया गया। जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हुई, इनमें हमने कई संस्थाओं में लागत लेखे रखना भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया, जिनमें सीमेंट, शुगर, साइकिल, रबर टायर, ट्यूब्स, कास्टिक सोडा, रेफ्रिजरेटर, मोटर व्हीकल, लैंप, वनस्पति, पेपर, कॉटन टेक्सटाइल आदि है। और साथ ही साथ लागत लेखों में एकरूपता लाने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी समय समय पर बनाए गए, जिनको हम CAS कहते हैं। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समय समय पर बन रहे हैं और इनमें वृद्धि हो रही है। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से 13 तक आपके उसमें जो है और लागू है। और इस आवश्यकता के लिए ही इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी, जो समय समय पर इसके संबंध में आवश्यक सुझाव और जानकारी देते रहते हैं। अब इसमें हम लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सम स्पेसिफिक टर्म्स रिलेटेड टू कॉस्ट, या लागत से संबंधित कुछ विभिन्न विशेष पदों की परिभाषाएं। इनमें देखिए, सबसे पहले आएगा कॉस्ट या लागत। सरल शब्दों में लागत का अर्थ त्याग से है। लागत किसी लाभ या सुविधा को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय या मौद्रिक व्यय को व्यक्त करती है। लागत की जो डेफिनेशन दी गई है वो ICMA लंदन ने इस प्रकार दी है: कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर वेदर इट इज़ एक्चुअल और नॉशनल इनकर्ड और एट्रीब्यूटेड टू अ गिवन थिंग। यानी परिव्यय से आशय खर्चे की उस राशि से है जो किसी वस्तु विशेष पर की जाती है या उससे संबंध की जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु के लिए आपने जो राशि उस पर खर्च की है या उस पर एट्रीब्यूट की है, वो हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे लागत। दूसरा इसमें टर्म आएगा कॉस्टिंग, परिव्ययांकन। तो कॉस्टिंग जो है, परिव्ययांकन लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया है कि किस प्रकार से वो लागत ज्ञात की जाए। लागत ज्ञात करने के लिए हम जो टेक्निक काम में लेंगे वो कहलाएगी कॉस्टिंग। तो इस प्रकार से जिस प्रविधि एवं प्रक्रिया को हम अपनाते हैं लागत ज्ञात करने के लिए, वो कॉस्टिंग कहलाती है। और कॉस्ट और कॉस्टिंग में क्या अंतर हो गया कि परिव्ययांकन या कॉस्टिंग लागत ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, जबकि परिव्यय उस प्रक्रिया का निष्कर्ष है, कॉस्ट उस प्रक्रिया का निष्कर्ष है। तो कॉस्टिंग से आप कॉस्ट ज्ञात करते हैं, तो कॉस्टिंग लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया है, और कॉस्टिंग का निष्कर्ष जो है, निचोड़ है, वो लागत है। तीसरा टर्म इसमें आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन। लागत ज्ञात करने के लिए विधिवत आधार पर
वैज्ञानिक आधार पर विधिवत रूप से स्थापित की गई लिखित प्रक्रिया को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो लागत ज्ञात करने के लिए आपने जो विधिवत रूप से लिखित प्रक्रिया स्थापित की है उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। तो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक बहुत माइनर डिफरेंस है कि कॉस्टिंग है या लागत ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो आप ज़रूरी नहीं है कि लिखित में भी करें, बल्कि उसको मानसिक रूप से मेंटली भी कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं। लेकिन कॉस्टिंग जो है ये स्पष्ट रूप से एक लिखित प्रक्रिया है, विधिवत रूप से स्थापित की गई प्रक्रिया है। ठीक है, कॉस्टिंग को हम जो है मेंटल अर्थमेटिक के काम में भी मेंटल अर्थमेटिक भी करके कैलकुलेशन करके ज्ञात कर सकते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग वैधानिक आधार पर विधिवत रूप से स्थापित की गई लिखित प्रक्रिया है। तो ये कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में अंतर हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग की एक विस्तृत परिभाषा जो है ICMA लंदन ने दे रखी है वो इस प्रकार से है: लागत लेखांकन तथा अथवा परिव्यय लेखांकन लागत ज्ञात करने के लिए लेखा करने की एक प्रक्रिया है जो आय तथा व्यय अथवा उन आधारों के जिन पर इनकी गणना की जाती है अभिलेखन से प्रारंभ होती है तथा सांख्यिकीय समंकों के तैयार होने के साथ समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है चौथा टर्म कॉस्ट अकाउंटेंसी, लागत लेखा शास्त्र। तो जो लागत लेखा शास्त्र है वो लागत लेखा शास्त्र है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। लागत लेखा शास्त्र में जो है परिव्यय लागत लेखा शास्त्र का अर्थ लागत नियंत्रण के विज्ञान, कला एवं व्यवहार के लिए तथा लाभार्जन योग्यता के निर्धारण के लिए परिव्ययांकन तथा परिव्यय लेखांकन के सिद्धांत, विधियों एवं प्रविधियों को लागू करने से लगाया जाता है। इसमें लेखों से प्राप्त सूचनाओं का प्रबंधकीय निर्णयों के लिए प्रस्तुतिकरण भी शामिल है। तो इस प्रकार सामान्य शब्दों में लागतें ज्ञात करना, उनका लेखा करना, उन पर नियंत्रण करना और उनका प्रबंधकीय निर्णयों के लिए उपयोग करना, ये सब लेखा शास्त्र में शामिल है। इस प्रकार कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है, जबकि लागत लेखा शास्त्र या कॉस्ट अकाउंटेंसी उस प्रक्रिया का उपयोग है। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी में अगर हम देखें तो एक बहुत व्यापक क्षेत्र है और ये बहुत व्यापक क्षेत्र है, इसमें इन सभी चीज़ों का समावेश होता है: कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट ऑडिट। ये चारों चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। तो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग तो हमने पढ़ाई है। कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें हम लागत को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्वालिटी कंट्रोल इसमें शामिल होता है, बजटरी कंट्रोल इसमें शामिल होता है। इसी प्रकार कॉस्ट ऑडिट है, इसको भी थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, लागत अंकेक्षण। तो इस प्रकार से कॉस्ट अकाउंटेंसी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट ऑडिट शामिल है और प्रबंध के समक्ष अपनी सूचनाओं को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है ताकि उनको आधार पर वो निर्णय ले सकें। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या लागत लेखांकन के उद्देश्य। लागत लेखांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। उसमें फर्स्ट है टू एसरटेन द कॉस्ट या लागत ज्ञात करना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, वित्तीय लेखांकन की ये सीमा है कि वो आपको लाभ-हानि तो बताता, आर्थिक स्थिति तो बताता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट की स्पष्ट रूप से लागत की जानकारी नहीं देता। जबकि किसी भी उद्योगपति के लिए, विशेषकर वो जो कोई वस्तु का निर्माण कर रहा है या अगर वो कोई सेवा प्रदान कर रहा है, प्रोडक्ट कर रहा है किसी वस्तु का या किसी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, तो उसके लिए अपने द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु या प्रदान की जाने वाली सेवा की लागत ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। लागत कुल लागत भी हो सकती है, प्रति इकाई लागत भी हो सकती है, जॉब की लागत भी हो सकती है, एलिमेंट वाइज लागत भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे प्रमुख उद्देश्य उसका है कि आपके द्वारा बनाई जा रही वस्तु या प्रदान की जा रही सेवा की लागत ज्ञात करना। दूसरा इसमें जो है वो है लागत पर नियंत्रण रखना, कॉस्ट कंट्रोल।
लागत निर्धारण के साथ साथ लागत लेखांकन का उद्देश्य लागत नियंत्रण भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तु का उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व हम उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं या बस्टरी कॉस्ट ज्ञात सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया अभी कॉस्ट कंट्रोल शब्द का जब मैं व्याख्या कर रहा था कि कॉस्ट कंट्रोल में हम 2 टेक्निक काम में लेते हैं, बस्टरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले ज्ञात कर लें और बाद में जब वस्तु बनाएं तो उसकी एक्चुअल लागत से उसकी गणना करें, या बस्टरी कंट्रोल सिस्टम हम लागू करें और पहले बजट बनाएं और बाद में एक्चुअल से उसकी तुलना करें। तो ये सब जब हमें लागत संबंधी लेखे ज्ञात होंगे तभी हम इसको ज्ञात कर सकेंगे। तो दूसरा इसमें है कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा है कॉस्ट रिडक्शन। तीसरा जो इसमें है टेंडर मूल्य का निर्धारण। टेंडर मूल्य का निर्धारण कई बार हमें जो है हमारी वस्तु की सप्लाई करने के लिए अनुमानित मूल्य पहले से कोट करना पड़ता है। तो मूल्य पहले से कोट करना पड़ता है तो हमारे पास लागत से संबंधित सूचनाएं अगर उपलब्ध होंगी तो हम उसके आधार पर, पिछली सूचना के आधार पर और भविष्य को ध्यान में रखते हुए जब हमें वो माल सप्लाई करना है उसकी अनुमानित लागत ज्ञात कर लेंगे और उसमें हम हमारा इच्छित लाभ जोड़ करके टेंडर प्राइस ज्ञात कर लेंगे। तो टेंडर प्राइस डिटरमिन करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ इसमें है नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना और हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने में सहायक। लागत लेखांकन में एकत्रित सामग्री किसी भी उद्योगपति के लिए, व्यवसाय के लिए अपने व्यापारिक निर्णयों को लेने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट से संबंधित निर्णय होते हैं आमतौर पर उन निर्णयों के संबंध में हम इनका उपयोग करते हैं, जैसे किसी वस्तु का निर्माण किया जाए या नहीं किया जाए, किसी वस्तु को कम मूल्य पर किसी मार्केट विशेष में बेचा जाए या नहीं लिया जाए, अलाभकारी विभाग को बंद कर दिया जाए या चालू रखा जाए, या हम एक से अधिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट मिक्स क्या रखा जाए, किस प्रोडक्ट का उत्पादन बंद किया जाए, किसको चालू रखा जाए, किस विभाग को बंद किया जाए, किसको चालू रखा जाए, कोई प्रोडक्ट बाजार से खरीदा जाए या स्वयं बनाया जाए, वर्तमान संयंत्र को चालू रखा जाए या हम लीज पर लें या नया संयंत्र लें, इस प्रकार के डिसीजन। वित्तीय एवं अन्य विवरणों के बनाने में सहायता प्रदान करना। लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि प्रबंधकों द्वारा मांगने पर आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना, तो उसमें भी हम लागत सूचनाएं जो है यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कंपल्सन ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट या वैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति। जैसा कि मैंने आपको बताया कई संस्थाओं को केंद्र सरकार के द्वारा लागत लेखे रखना अनिवार्य कर दिया गया है, तो ऐसी संस्थाओं को वैधानिक अनिवार्यताओं की पूर्ति के लिए भी लागत लेखे रखना अनिवार्य हो गया है। और एक इसमें और है कॉस्ट रिडक्शन या लागत में कमी। लागत ज्ञात करना, लागत नियंत्रण करने के साथ साथ लागत में कमी करना भी लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। केवल हमें लागत को नियंत्रित करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि हमें सतत प्रयास करने चाहिए कि उसकी लागत में क्वालिटी को बनाए रखते हुए लगातार कमी की जाए। तो इसके लिए हमें लागत के विभिन्न सूचनाएं लागत संबंधी ज्ञात होना आवश्यक है, जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से ही प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न उद्देश्य हैं जो लागत लेखांकन के लिए, लागत लेखांकन हमने जो रखा है उसके लिए है कि उसके ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लेंगे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग और कॉस्ट असर्टेनमेंट या मेथड ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट या लागत ज्ञात करने की विधियाँ। जो लागत ज्ञात करने की विधियाँ हैं वो लागत ज्ञात करने की विधियाँ इस प्रकार से हो सकती हैं। लागत ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं वो किसी भी व्यापारी के द्वारा, किसी भी उद्योगपति के द्वारा बनाई जा रही वस्तु के नेचर पर डिपेंड करेगा। कई प्रकार की विधियाँ होती हैं, उनमें से कौन सी विधियों का उपयोग वो करे। अब ये जो विधियाँ होती हैं उनमें देखिए सबसे पहला है यूनिट कॉस्टिंग या इकाई लागत लेखांकन। इकाई लागत लेखांकन का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक स्टैंडर्ड या प्रमापित वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन निरंतर चलता रहता है और एक समान प्रकार का जो है उत्पादन वहाँ किया जाता है। एक समान इकाई होती है, निर्माण कार्य लगातार चलता रहता है। जैसे ईंटों के भट्टे, कोयले के खाने, सीमेंट उद्योग, टायर उद्योग, इस तरीके के उद्योगों में इकाई लागत लेखांकन काम में लिया जाता है। दूसरा इसमें है उपकार्य तथा ठेका लागत लेखांकन, यानी जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं। देखिए जॉब जो है, जॉब एक हम उनको कहते हैं एक ऐसी विधि है जहाँ एक ऐसे नॉन स्टैंडर्ड्स उपकार्यों को पूरा किया जाता है जो
ग्राहकों के निर्देशानुसार पूरे किए जाते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, वर्कशॉप, फर्नीचर उद्योग, ढलाई खाने आदि। वहाँ पर जॉब कॉस्टिंग का उपयोग किया जाता है। और इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहाँ पर उपयोग करते हैं जहाँ पर हम किसी एक काम को करने का एक निर्धारित राशि में ठेका ले लेते हैं कि इस काम को हम इतने अमाउंट में कंप्लीट करेंगे। ये ठेके जो हैं बड़े साइज़ के होते हैं, बड़े अमाउंट के होते हैं और अमूमन ये कार्यस्थल पर संपन्न किए जाते हैं, जैसे भवन बनाना, सड़क बनाना, बांध बनाना, इस तरीके के। और जॉब जो है आपके कारखाने में संपन्न होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड्स जॉब होते हैं जो ग्राहकों के आदेश पर पूरे किए जाते हैं। तो इनके इस प्रकार का अगर आपका नेचर है तो वहाँ जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है काम में ली जाएगी। तीसरा इसमें होगा प्रोसेस कॉस्टिंग या प्रक्रिया लागत लेखांकन। प्रक्रिया लागत लेखांकन हम ऐसे उद्योगों में काम में लेते हैं जहाँ कोई भी वस्तु एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की स्थिति में पहुंचने से पहले या तैयार माल की स्थिति में पहुंचने से पहले विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरे, तो वहाँ पर विभिन्न प्रक्रियाओं की अलग अलग लागत ज्ञात करते हैं। एक प्रक्रिया का तैयार माल दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल का काम करता है, दूसरी प्रक्रिया का तैयार माल तीसरी प्रक्रिया के लिए कच्चे माल का काम करता है। तो ऐसे अगर नेचर का प्रोडक्ट है, प्रोसेस है आपके, तो वहाँ पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग काम में लेते हैं, जैसे तेल उद्योग, साबुन उद्योग, रसायन उद्योग, दवाइयाँ आदि जो है, या रिफाइनिंग जो इंडस्ट्री है जहाँ पेट्रोल, तेल और इनका जो रिफाइनिंग करके क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं, तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग जो है उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चौथा इसमें आएगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या परिचालन लागत लेखांकन। परिचालन लागत लेखांकन विधि का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन न करके सेवा प्रदान की जाती है, तो वहाँ पर प्रदान की गई प्रति इकाई सेवा की लागत ज्ञात करने के लिए हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काम में लेंगे। ये जैसे ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ट्रांसपोर्ट में काम में आती है, जैसे बस, रेल, ट्रक। इसी प्रकार से सर्विस सेक्टर जैसे बिजली सप्लाई, पानी सप्लाई, गैस सप्लाई, या और सर्विस सेक्टर आप जैसे लें तो सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ऐसी जगह पर हम जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग काम में लेते हैं। एक इसमें होगा समूह लागत लेखांकन, बैच कॉस्टिंग, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पाद एक समूह के रूप में किया जाता है, तो प्रति समूह लागत वहाँ पर ज्ञात की जाती है। ये समूह जो है बैच कॉस्टिंग दवाइयाँ बनाने में आता है, खाने पीने के सामान, बिस्किट आदि है, उसमें इसको काम में ली जाती है, या कुछ कुछ इंजीनियरिंग कारखानों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एक पर बैच क्या कॉस्ट आई, वहाँ पर हम कॉस्ट समूह में अगर उत्पादन करते हैं तो फिर वहाँ बैच कॉस्टिंग का हम उपयोग करते हैं। विभागीय लागत लेखांकन हो सकता है, जिन संस्थाओं में डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, विभिन्न विभागों में जहाँ हम बांट देते हैं हमारे काम को, तो वहाँ पर विभिन्न विभागों का लागत वे अलग अलग ज्ञात करना होता है, तो वहाँ पर इस विधि का उपयोग हम करते हैं। बहुसंख्यक या मिश्रित लागत लेखांकन, जिन उद्योगों में वस्तु का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु छोटे छोटे अनेक वस्तुएं बनाकर उसका कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो वहाँ पर मल्टीपल एंड कंपोजिट कॉस्टिंग या बहुसंख्यक एवं मिश्रित लागत लेखांकन काम में लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे टाइपराइटर, मोटर गाड़ी, रेडियो, टेलीविज़न, साइकिल आदि। वहाँ पर हम जो है मल्टीपल एंड कंपोजिट कॉस्टिंग जो है काम में लेते हैं। कॉस्ट एक हो सकता है कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग या लागत योग लेखांकन। कॉस्ट प्लस कॉस्टिंग का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें ठेके शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। पहले से हम कोई अमाउंट डिसाइड नहीं करते, तो वहाँ हम ये तय कर लेते हैं कि जितने लागत आएगी वो प्लस उसमें एक निश्चित लाभ जोड़कर ये उसका मूल्य होगा। तो वहाँ पर फिर जो लेखे हैं वो बड़ी लेखे जो हैं बहुत ही एक तरीके से एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर रखने पड़ते हैं, और लागत पर नियंत्रण की भी वहाँ पर आवश्यकता होती है। एक टारगेट कॉस्टिंग या लक्ष्य लागत लेखांकन हो सकता है। टारगेट कॉस्टिंग जो है मुख्य रूप से सरकारी निर्माण कार्यों में काम में ली जाती है, जहाँ पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विशेषज्ञों द्वारा एक अनुमानित लागत या टारगेट कॉस्ट निर्धारित की जाती है, और वहीं पर उसको सीमित रखने का जो है हम प्रयास करते हैं। तो मुख्य रूप से तो जो कॉस्टिंग हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, मेथड्स में, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इनका हम अध्ययन करेंगे। और कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स में हम आगे चल करके बस्टरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनको हम अध्ययन करेंगे।
इसके बाद एक दो टर्म और इनसे मिलते जुलते हैं, लागत लेखांकन की प्रणालियाँ या सिस्टम्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो सिस्टम्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या है कि व्ययों के संग्रहण करने की विभिन्न रीतियों ने लागत लेखांकन की विभिन्न प्रणालियों को जन्म दिया। इनमें कैसे हो सकती है, ऐतिहासिक लागत, यानी जब खर्च हो जाए उसके बाद आप उनका जो है लेखा करें तो वो वास्तविक लागत या ऐतिहासिक लागत हो गई। दूसरा इसमें होगा अनुमानित लागत, खर्च होने से पहले आप एस्टिमेट कर लें। और तीसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसा कि मैंने बताया किसी भी वस्तु को बनाने से पूर्व एक सामान्य परिस्थितियों में उसकी क्या लागत होगी वो ज्ञात कर लेना, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है। तो ये सिस्टम्स ऑफ कॉस्टिंग है। और इसी प्रकार से एक है लागत लेखांकन की प्रविधियाँ। उत्पादन को व्ययों के साथ संबंधित करने के लिए जो टेक्निक विकसित हुई वो कहलाई लागत लेखांकन की प्रणालियाँ। ये लागत लेखांकन के प्रणालियों में सीमांत लागत लेखांकन, अवशोषण लागत, एकरूप लागत लेखांकन और प्रत्यक्ष लागत लेखांकन। सीमांत लागत लेखांकन में हम केवल वेरिएबल कॉस्ट को शामिल करते हैं। कुल अथवा अवशोषण लागत लेखांकन में हम टोटल कॉस्ट को लेते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एकरूप लागत लेखांकन में क्या है कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक प्रकार के से लेखे रखे जाते हैं ताकि उनका कंपैरिजन करना, तुलनात्मक अध्ययन करने में आसानी रहती है। और डायरेक्ट कॉस्टिंग में हम क्या है केवल डायरेक्ट कॉस्ट को शामिल करते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अंतर क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट में तो केवल हम परिवर्तनशील खर्चों को ही शामिल करेंगे, जबकि डायरेक्ट कॉस्ट में कुछ खर्चे स्थायी भी उनके नेचर के आधार पर हम शामिल कर सकते हैं या अप्रत्यक्ष लागत भी उसको शामिल कर सकते हैं। तो ये इससे मिलती जुलती टर्म थी, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका थोड़ा जिक्र किया कि सिस्टम तो जो है संग्रहण करने की अवधि से संबंधित हो गया, ऐतिहासिक खर्च होने के बाद हो गया, अनुमानित पहले हो गया, स्टैंडर्ड पहले हो गया। और इसी प्रकार जो टेक्निक्स हैं वो उत्पादन को व्ययों से संबद्ध करने की टेक्निक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हो गई, टोटल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गई, यूनिट कॉस्टिंग हो गई, डायरेक्ट कॉस्टिंग हो गई। अब इसमें थोड़ा सा कुछ और हम आगे इसको कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट टर्न पर हम इसको अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।